नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आधुनिक भारत के तहत ब्रिटिश कंपनी की स्थापना तथा उसके विभिन्न युद्धों के संबंध में चर्चा हो चुकी है। आगे हम एक सीक्वेंस से पहले पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके कार्य, उनके समय में जो भी कार्य किए गए। इससे क्या होगा, जब हम फिर उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो हमें बहुत चीज़ें पहले से पता रहेंगी कि पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौन सी घटना कब घटित हुई थी, उसका दूसरी घटनाओं से क्या संयोजन या तारबद्ध क्रमबद्धता थी। इस संबंध में हमें सरलता होगी। और साथ ही साथ अगर हम गवर्नर जनरल के विभिन्न कार्यों को पढ़ लेंगे क्रम से कम 20 से 25% इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास अपने आप क्लियर हो जाता है, क्योंकि मुख्यतः इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा आधुनिक भारत 1947 तक का घूमता है। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं या इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उससे संबंधित जो घटनाएं थी, सभी एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। तो इसी क्रम में हम पहले आज पढ़ेंगे, क्लाइव से शुरू करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने परिचित यार मित्रों के पास। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। अधिकार पत्र घोषणा जो दिया गया था, मैंने आपको बताया था, वो दिसंबर 1599 में दिया गया था महारानी, लेकिन स्थापना 1600 में होती है। तो दोनों में याद रखिएगा थोड़ा सा अंतर है। क्लाइव 1757 से 1760 तक एक बार गवर्नर रहता है। ये याद रखिए, गवर्नर जनरल नहीं था, ये गवर्नर था। क्लाइव सिर्फ गवर्नर था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो 1757 से 1760 तक पहली बार गवर्नर रहता है, फिर 1765 से 1767 तक दूसरी बार। तो क्लाइव 2 बार रहता है गवर्नर। क्लाइव की शुरुआत कब होती है? तो रॉबर्ट क्लाइव 1742 में कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती होता है और अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के बल पर वह गवर्नर बन जाता है। 1742 में भर्ती होता है। 1751 में सेना में कैप्टन के पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर वह कंपनी का गवर्नर बन जाता है 1757 से 60 तक, पुनः 65 से 67 तक। उसके कार्यों, उसकी प्रतिभा, उसके सेवाओं के कारण उसे इंग्लैंड में लॉर्ड की पद से विभूषित किया जाता है, उपाधि दी जाती है लॉर्ड की। वह कूटनीति की कर्मठ परिश्रमी था, पर साथ ही राष्ट्रभक्त था। राष्ट्रभक्त कहने का मतलब ब्रिटेन के प्रति। परंतु वह झूठा, धोखेबाज और रिश्वतखोर भी था। रिश्वत भी बड़े पैमाने पर लेता था। जो बात बोलता था वह बात खुद ही पलटी मार जाता था, अर्थात झूठा और धोखेबाज भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से अलीनगर की संधि की थी। प्लासी युद्ध से पहले एक संधि होती है, याद रखिएगा, प्लासी युद्ध से पहले होती है अलीनगर की संधि, कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे सामान्यतः, परंतु इस संधि का कोई भी पालन नहीं करते दोनों पक्षों द्वारा। प्लासी का युद्ध कब होता है? रॉबर्ट क्लाइव के समय 1757 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का था, भारत का नहीं था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसी समय उसे दीवानी मिल जाती है। किससे? शाह आलम द्वितीय से। किस तरह? इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के तहत उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शक्ति प्राप्त होती है। रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद संधि 1765 में 2 लोगों से करता है, एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला से और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह से। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था। इलाहाबाद की संधि के तहत अवध के नवाब ने, शुजाउद्दौला ने, यह समझौता स्वीकार कर लिया था कि अवध के राजधानी में ब्रिटिश सेना का हस्तक्षेप रहेगा, ब्रिटिश प्रशासन का हस्तक्षेप रहेगा। साथ ही अवध की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने ले ली थी। तो इस तरह से जो सहायक संधि की शर्तें थी वह एक तरह से अवध ने पहले ही स्वीकार कर ली थी।
स्पष्ट रूप से ये तो नहीं था कि इस समय सहायक संधि लागू आई थी। सहायक संधि तो बाद में वेलेजली लाता है, परंतु अगर कभी पूछे और अवध ऑप्शन में रहे तो सबसे पहले अवध ने ही सहायक संधि स्वीकार कर ली। अगर 4 ऑप्शन दे दे किसी एग्जाम में और पूछे सबसे पहले सहायक संधि की शर्तें के अनुरूप किसने समझौता किया था, तो अवध का नवाब था और वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद था। इस तरह इलाहाबाद की संधि के तहत ही मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी का पेंशनर बन जाता है। क्या करता है, ब्रिटिश कंपनी का पेंशनर बन जाता है। कौन? मुगल बादशाह, मुगल सम्राट या मुगल बादशाह कब से पेंशन लेना प्राप्त कर लेता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से? ये ऐसा दौर था या इलाहाबाद की संधि ऐसी संधि थी कि मुगल बादशाह अब पेंशन पे जीने लगा। सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई? कंपनी के हाथ में, और इसे सिर्फ पेंशन दिया जाने लगा। इसी संधि के तहत उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। वैसे भी मुगल बादशाह के बाद कोई बहुत बड़ी रियासत उस समय बची ही नहीं थी, क्योंकि वह खुद भगोड़ा के रूप में अवध के नवाब के यहाँ शरण लिए हुए बैठा था। जब आपका बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी 1765 में। जब वो दूसरी बार आता है तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन यहाँ संबंध ये है कि राजस्व विभाग तो कंपनी के पास था और फौजदारी या प्रशासनिक विभाग नवाब के पास। नवाब के पास अधिकार नहीं थे या संसाधन नहीं थे, लेकिन कार्य करने की जिम्मेदारी थी, और जिसके पास संसाधन थे उसके कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं थी। कंपनी के पास राजस्व था, शक्ति थी, परंतु वह जिम्मेदार नहीं था प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, और जिसके पास प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके पास शक्ति ही नहीं थी। तो द्वैध शासन, इस समय का द्वैध शासन यही था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो द्वैध शासन लागू किया गया उसका मूल थीम यही था कि जिस दो शासक थे, एक बंगाल का नवाब, एक कंपनी। कंपनी राजस्व वसूल करती थी, आर्थिक मामलों की सर्वे सर्वा थी, और प्रशासनिक मामलों का सर्वे सर्वा बना दिया गया नवाब को, परंतु नवाब के पास निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं थी। नवाब निर्णय लेने के लिए पहले कंपनी के ऊपर आश्रित हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। ब्रिटेन के इतिहासकारों द्वारा यह लिखा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक था। अर्ल ऑफ चैथम है। अर्ल ऑफ चैथम रॉबर्ट क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने कहा था, तो अर्ल ऑफ चैथम कहते हैं क्या? ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति। लॉर्ड मैकाले क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, हमारे टापू मतलब ब्रिटेन, हमारे टापू ने शायद ही ऐसे किसी व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बढ़कर हो, मतलब रॉबर्ट क्लाइव से बढ़कर हो। अल्फ्रेड लायल क्या कहते हैं? भारत में साम्राज्य की स्थापना के लिए निस्संदेह सर्वाधिक उत्साही, अनुशासित और कभी भी पराजित न स्वीकार करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव के ऋणी हैं। कहने के मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थायित्व देने में रॉबर्ट क्लाइव की जो भूमिका रही उसके लिए उसकी वहाँ के इतिहासकारों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति, लॉर्ड मैकाले का गठन कि वह एक बहुत कुशल व्यक्ति था। अल्फ्रेड लायल कह रहा है कि वो हमारे टापू मतलब भारत के साम्राज्य स्थापना के लिए निसंदेह सर्वाधिक उत्साही, अनुशासित और पराजय न स्वीकार करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव के ऋणी है। बर्क का क्या कहना था? बर्क का कहना था कि उसने महान कार्यों की नींव डाली, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का जो नींव डाली उसके संबंध में बर्क कहता है कि उसने महान कार्यों की नींव डाली, भारत का आर्थिक शोषण शुरू हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने गहरे पानी में प्रवेश किया जिसके तल का उसे ज्ञान न था। मतलब कहने की तात्पर्य है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसे गहरे पानी में प्रवेश किया जिसकी गहराई को उसे आभास नहीं था। अर्थात भारत में इस तरह से ब्रिटिश कंपनी इतना शोषण करेगी, इतना समय तक शासन करेगी, इसकी कोई भनक रॉबर्ट क्लाइव को नहीं थी।
उसने अपने उत्तराधिकारियों के एक ऐसा पुल बनाया जिस पर लंगड़े घूम सकते थे और अंधा व्यक्ति भी रास्ता तलाश कर सकता था। ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ें लिखना। ये हुआ आपका, ये कथन हुआ, ये सब कथन जब रॉबर्ट क्लाइव का मूल्यांकन करना है तो रॉबर्ट क्लाइव के मूल्यांकन में आप ये चीज़ें लिख के उसको उसकी योग्यता या प्रतिभा को सत्यापित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कथन जो भी होते हैं इससे आप प्रश्न की शुरुआत भी कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की आपको मूल्यांकन करना, आप यही कथन से आप भूमिका शुरुआत कर सकते हैं आराम से, या इसमें से, क्योंकि ये 2.5-3 लाइन का है। 2.5-3 लाइन की भूमिका आपकी बहुत होती है। के एम पडिक्कर का कहना था 1765 से 1772 तक बंगाल में कंपनी का शासन जो द्वैध शासन था या डाकू राज्य की तुलना, मतलब ऐसा शासन था कि जहाँ बहुत भ्रष्टाचार और लूट खसूट थी। और ये बात सही भी थी काफ़ी हद तक। आप इसके नकारात्मक जब आलोचना करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। अगर मूल्यांकन कर रहे हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन क्लाइव का कर रहे हैं, तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक पक्ष को भी आप दर्शाएंगे तो इससे उत्तर की आलोचना भी हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट हेस्टिंग के मध्य 2 गवर्नर बंगाल बनाए गए कब? 67 से लेके 72 तक के बीच में। एक पहला था वेरेलस्ट। क्रम मिलान करने के लिए पूछा है कभी कभी, तो याद रखिएगा, पहले हेनरी वेरेलस्ट आता है, फिर दूसरा कार्टियर आता है। 1769 से 72 तक रहता है। 1769 तक 69 से 72 तक कौन रहता है? कार्टियर। और 1767 से 69 तक हेनरी वेरेलस्ट रहता है। सत्रह सौ साठ, अब जब एक बार रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक गवर्नर रहता है, तो 60 से 64 तक कौन रहता है? तो हेनरी वेंसिटार्ट था। तो याद रखिएगा, क्लाइव है पहले क्लाइव है, फिर वेंसिटार्ट है, फिर क्लाइव है, फिर वेरेलस्ट है, फिर कार्टियर है। ये क्रम याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे कौन कौन है। तो आप कमेंट में फिर से लिख के बताइए सब स्पष्ट रूप से। क्लाइव से लेके वारेन हेस्टिंग के बीच के सभी गवर्नर का कार्यकाल और क्रमबद्धता लिखिए। ये पूछा है, कभी भी मिलान करने के लिए पूछ लेगा, एक तरफ नाम दूसरा तरफ वर्ष दे देगा मिलान करने के लिए, तो आपसे गलत हो सकता है, इसलिए इसको याद रखिए। इसके पश्चात आता है कौन? एक चीज़ और आपको बता दें कि क्लाइव के समय ही एक श्वेत विद्रोह होता है। श्वेत विद्रोह इसलिए होता है कि वह दोहरा भत्ता जो होता है वह समाप्त कर देता है। कंपनी के सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाता था, तो वह दोहरा भत्ता को समाप्त कर देता है, तो कंपनी के ही कर्मचारी विद्रोह कर देते हैं, इसीलिए इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। श्वेत विद्रोह 2 बार हुआ है। पहला श्वेत विद्रोह तो यहाँ पे होता है, और दूसरा विद्रोह होता है रिप्पन के समय। रिप्पन के समय क्यों होता है ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में। रिप्पन के समय श्वेत विद्रोह क्यों होता है आप कमेंट में बताएंगे। और एक विद्रोह श्वेत विद्रोह होता है क्लाइव के समय, उसका कारण था दोहरा भत्ता समाप्त करना। सैनिकों का या कंपनी के कर्मचारियों को जो दोहरा भत्ता मिलता था उसको क्लाइव ने समाप्त कर दिया, तो उसके विरोध में श्वेत विद्रोह होता है पहला। दूसरा कब होता है आप लोग कमेंट में जल्दी से बताएंगे हमें। इसके पश्चात महत्वपूर्ण गवर्नर है वारेन हेस्टिंग। ये 72 में आता है, 1 साल तक तो गवर्नर रहता है, दूसरे 73 में ये बन जाता है गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग को 1772 में गवर्नर बना के भारत भेजा गया, और वर्ष 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। किसके तहत? वे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पहला बंगाल गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, कई बार पूछा है। वर्ष 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा हिप्पे थे। एलिजा इम्पे, ये इसके
मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश और थे, आप लोग खोज करके बताइए। 3 अन्य न्यायाधीश थे, इसके उनका नाम बताइएगा। वर्ष 1781 में एक अधिनियम पारित होता है, गवर्नर जनरल की परिषद गठित की जाती है। इसके तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के मध्य अधिकार क्षेत्र संबंधी शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट विभाजन 1781 के अधिनियम में किया जाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है, वारेन हेस्टिंग के ही समय आता है। 1784 में पिट्स का ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया जाता है। देखिए, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो चाहे पिट्स का एक्ट हो, इन सब के बारे में जो प्रावधान थे इस पर अब चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। जब हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो इनके बारे में एकदम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि किस एक्ट में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए, उसके सकारात्मक पक्ष क्या थे और नकारात्मक पक्ष। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके समय में क्या क्या कार्य घटित हुए या कौन सी घटनाएँ घटित हुई। तो इस संबंध में ये मत सोचिए कि ये छूट रहा है। इसको हम संवैधानिक विकास जब पढ़ेंगे तो संविधान में भी पढ़ेंगे संवैधानिक विकास और आधुनिक इतिहास में भी पढ़ेंगे। तो एक बार हम इसको बहुत अच्छे से एक क्रम से 1 2 3 क्लास बना के भारत में संवैधानिक विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब संवैधानिक विकास का प्रावधान धीरे धीरे होता है, उन चीज़ों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि वो मुख्य परीक्षा में भी हूबहू पूछ लिया जाता है कि आपसे 1833 का शासन अधिनियम पूछ लिया जाए, चार्टर अधिनियम, या 1858 का पूछ लिया जाए, या 1861 पूछ लिया जाए, 1919 का पूछ लिया जाए, या 1935 का पूछ लिया जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी विस्तृत हैं। इनके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष भी होगा, इसके मुख्य प्रावधान होंगे, क्यों आया, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि इन्हें लागू किया गया, उसके लाभ क्या हुए, इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास खंड में। बनारस के राजा चेत सिंह से तनावपूर्ण संबंध थे वारेन हेस्टिंग के। अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार, कहा जाता है कि अवध की बेगमों के पेंशन के संबंध में, धन के संबंध में कुछ कमी कर दी थी। रुहेला युद्ध होता है इसके समय में, इस पर भी आरोप लगता है कि रुहेला युद्ध ज़बरदस्ती लड़ा था बिना कारण के ही। नंद कुमार पर मुकदमा चलाता है, उन्हें फांसी की सज़ा दिलाने का प्रयास करता है। रामपुर के नवाबों के साथ भी इसके संबंध अच्छे नहीं थे। इन सब घटनाओं के कारण वारेन हेस्टिंग में बर्क द्वारा इंग्लैंड महाभियोग लगाया गया। बर्क द्वारा, याद रखिए कि भाई कई बार पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के विरुद्ध इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया, तो वह था वारेन हेस्टिंग। वह महाभियोग का प्रस्ताव वहाँ किसने प्रस्तुत किया था, तो बर्क था, संसद सदस्य वहाँ का था। तो बर्क ने ये प्रस्ताव रखा था। कारण क्या बताए थे बर्क ने वहाँ पे जो महाभियोग का प्रस्ताव रखा तो उसका कारण बताया था। बनारस के राजा चेत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध, अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार, रुहेला युद्ध जबरदस्ती लड़ना, नंद कुमार पर मुकदमा चलाना बिना किसी आरोप के, रामपुर के नवाब के साथ दुर्घटना जो भी हुई, इन सब के कारण वहाँ पे महाभियोग लगता है। बाद में वो बरी हो जाता है, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि जिसने ब्रिटिश कंपनी को और मजबूती प्रदान की हो तो ब्रिटिश सरकार उसको महाभियोग के तहत दोषी क्यों ठहराती। ये तो एक दिखावा वाली वही हाल है। डार्डवेल विद्वान, इतिहासकार या विद्वान कहिए, हेस्टिंग के संबंध में लिखता है कि वह एक महान व्यक्ति जिसे इंग्लैंड ने भारत पर शासन करने के लिए भेजा। बर्क को यदि किसी पर महाभियोग लगाना ही था, उसके लिए उपयुक्त पात्र उसका पुराना मित्र लॉर्ड नॉर्थ था, जिसने रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया था, न कि वारेन हेस्टिंग जिसने इस एक्ट का निर्मम शिकार बना। डार्डवेल का कहना है कि जिसने रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया था लॉर्ड नॉर्थ, उसमें जो गलतियां थी या नकारात्मक पक्ष थे उसके लिए लॉर्ड नॉर्थ पर महाभियोग लगाना चाहिए था बर्क को, न कि वारेन हेस्टिंग को। तो इस तरह से वह इसका बचाव करता है। वारेन हेस्टिंग के इस समय विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, कई बार पूछा गया है, आपसे मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि 4-5 संस्थाएं दे दी, 4 ठो, और मिलान करने के लिए पूछ लेते। इसका ईयर था 1784। किसकी ने स्थापित की, विलियम जोन्स ने। किसके समय स्थापित की, वारेन हेस्टिंग के समय। वारेन हेस्टिंग ने जिला स्तर पर, ये कई बार पूछा गया है,
जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालत स्थापित कराया था। कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना कराया। वारेन हेस्टिंग ने दीवानी और फौजदारी अदालतें जिला स्तर पर स्थापित कराईं और कोलकाता में भी सदर दीवानी सदर निजामत अदालत स्थापित कराया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो प्रारंभ किए गए द्वैध शासन बताया आपको कि राजस्व विभाग कंपनी के अधीन था, प्रशासन नवाब के अधीन, उसे वो हेस्टिंग समाप्त कर देता है। और हेस्टिंग समाप्त करके करता क्या है, पूरा का पूरा अधिकार अपने पास रख लेता है, अर्थात कंपनी के पास, गवर्नर जनरल के पास, कंपनी के पास पूरा अधिकार ले लेता है। तो द्वैध शासन समाप्त किसने किया है? वारेन हेस्टिंग ने। 1776 में संस्कृत में लिखी गई मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में होता है, किसमें? द कोड ऑफ जेंटुला के नाम से। यह कई बार पूछा है कि मनुस्मृति का अनुवाद संस्कृत से ही अंग्रेजी में किस नाम से किया गया था? द कोड ऑफ जेंटुला, द कोड ऑफ जेंटुला के नाम से। बंगाल को जिलों में विभाजित किया किसने? वारेन हेस्टिंग ने। और कलेक्टर व अन्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। एक तरह से भारत में प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत इसने की। बंगाल में जिला की स्थापना की, जिलों में विभाजित किया, कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़ा गया। इसी समय हैदर अली की मृत्यु होती है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। कमेंट बताइए, आपको पढ़ा चुके हैं, इस समय कौन सी संधि होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात कौन सी संधि होती है? कमेंट में बताइए। 1774 में रोहिल्ला युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय लड़ा जाता है। 1782 में सालबाई की संधि होती है वारेन हेस्टिंग के समय मराठों के साथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक होता है। तो उसकी समाप्ति के बाद कौन सी संधि होती है? मराठा युद्ध के पश्चात सालबाई की संधि होती है 1782 में। 1775 से 1782 तक होता है आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय होता है। वारेन हेस्टिंग ने राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग ने राजकीय कोष, जो कंपनी का कोष था राजकोष, उसको मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थापित किया। राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने प्रशिक्षण के नियम लागू किए। भारत में राजस्व व्यवस्था किस तरह से स्थापित की जाए, उसके लिए जो कर्मचारी थे उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ करता है। संपूर्ण लगान के लिए है, ये लगन हो गया, संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए, लगान की संपूर्ण जो भी आय होती थी देखभाल के लिए एक भारतीय राजस्व अधिकारी की नियुक्ति करता है, जिसका नाम रखता है राय रायन। याद रखिएगा, राय रायन रखता है, जिस पर नियुक्ति करता है। पहली नियुक्ति किस पे? राजा राजबल्लभ को। राजा राजबल्लभ किसके पुत्र थे? आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे। राजा राजबल्लभ किसके पुत्र थे? वो भी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, बंगाल के ही। तो राजा राजबल्लभ के पद पर राय रायन के पद के रूप में पहली नियुक्ति भारत में करता है वारेन हेस्टिंग, लगान के हिसाब किताब रखने के लिए। व्यापारिक सुधार के लिए दस्तक का प्रयोग समाप्त कर दिया। दस्तक किसने दिया था? दस्तक किसने दिया था बंगाल में? तो आप हम कमेंट में बताइए। दस्तक के दुरुपयोग को लेके ही मीर कासिम ने क्या किया था कि सभी व्यापारियों को फ्री में व्यापार करने की छूट दे दी थी, जिससे अंग्रेज़ों की उससे दुश्मनी बढ़ जाती है। अंग्रेज़ों की दुश्मनी क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसने दस्तक के मीर कासिम ने दस्तक का उपयोग मतलब फ्री व्यापार की सभी को छूट दे देती है, क्योंकि वो देखते थे कि कंपनी के व्यापारी ही दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। तो उसने कहा कि और व्यापारी उसके पास जाते थे निवेदन लेके कि भाई हमको व्यापार में बड़ी असुविधा हो रही है, ऊँचे कर टैक्स देने पड़ते हैं, चुंगी। तो मीर कासिम ने क्या किया कि सभी व्यापारियों को कहा कि पूरे बंगाल के क्षेत्र में आप फ्री में व्यापार करिए। तो इससे कंपनी के साथ मीर कासिम की शत्रुता बढ़ जाती है। इसीलिए व्यापारिक सुविधा के लिए दस्तक का प्रयोग समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग के समय बनारस की संधि 1773 की जाती है। अवध के नवाब के साथ होती है ये संधि, बनारस की और फैजाबाद की, दोनों की संधि जो होती है, अवध की संधि और फैजाबाद की संधि 1775 में होती है फैजाबाद की, 1773 में होती है बनारस की। आपसे पूछ सकता है, आप लोग भूल
कर सकते हैं। 1773 में बनारस की संधि होती है, फिर 1775 में फैजाबाद की संधि होती है। दोनों संधि अवध के नवाब के साथ होती है। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और इन संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इन संधियों का मुख्य उद्देश्य मराठों से कंपनी की सीमा को सुरक्षित करना था। अब देखिए, आपका भारत हो गया, ये हो गए मराठा, कंपनी हो गई बंगाल के क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित है इस समय, अभी देखेंगे तो। और अवध है, अगर अवध के सब नवाब से अपनी मित्रता बनाए रखेंगे तो ये दोनों सेनाएं मिल के मराठों से संघर्ष कर सकते थे। अगर मराठे आक्रमण करेंगे तो पहले नवाब के पास आक्रमण करेंगे, तब तक कंपनी जो बंगाल में शासन करे वो चौकन्ना हो जाएगी। तो ये बफर स्टेट के रूप में यूज किए। किसको? बंगाल को ये बफर स्टेट के रूप में यूज कर रहे थे मराठों के विरुद्ध। क्योंकि आप भारत का भौगोलिक वातावरण, वो भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे तो आवागमन के साथ जो क्षेत्र से जो अवध का राज्य था उस समय, आपका पूरा ये बनारस क्षेत्र से ही होकर बिहार जाने का रास्ता था। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले क्षेत्र से सीधा जंगली रास्तों से सैनिक आवागमन के रास्ते नहीं थे। आप देखिए तो भारत में आप देखेंगे तो मराठे इस क्षेत्रों से नहीं जा सकते थे, उनको जाने का यही रास्ता था। क्योंकि जिस क्षेत्र में कृषि उपजाऊ जमीन, जल परिवहन या स्थल परिवहन के संसाधन होंगे उसी क्षेत्रों से तो जाएगा आदमी। जंगल से तो होके कोई रास्ते बने नहीं थे उस समय आज की तरह, तो इन क्षेत्रों से बंगाल जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इनको अवध होके ही जाना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने अवध को बफर राज्य के रूप में यूज किया। और बनारस की संधि, फैजाबाद की संधि की वारेन हेस्टिंग ने। सब बहुत चालाक गवर्नर जनरल थे ये सब। इन संधियों का मुख्य उद्देश्य मराठों से कंपनी को सुरक्षा करना था। वारेन हेस्टिंग के संदिग्ध या निंदनीय कार्य कौन थे? वारेन हेस्टिंग के जो महाभियोग लगाया है, भारत में कुछ ऐसे कार्य किए जिससे उसकी निंदा की जाती है। जब आप मूल्यांकन लिखेंगे इनका, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। कुछ ने कुछ गलत कार्य भी किए थे, जहाँ अच्छा कार्य किया वहाँ गलत भी किया। नंद कुमार पर फर्जी मुकदमा चला, फांसी देना 1775 में। 1775 में अवध की बेगमों के साथ पेंशन का विवाद, धनार्जन की राजा चेत सिंह की घटना, रुहेला युद्ध 1774 और रामपुर के नवाब की घटना। ये 5 घटनाएं इस समय होती हैं, ये इसके नकारात्मक पक्षों में गिना जाता है। 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना होती है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही। ये कई बार पूछा गया है वन लाइनर में, आपके किसी भी वनडे एग्जाम या कहीं भी पूछ सकता है। PCS IAS में तो ये कथन के रूप में पूछ लेगा। 1782 में कोलकाता में वारेन हेस्टिंग ने एक मदरसा की स्थापना की। आपको ईयर पता ही नहीं या भूल गए हैं, अगर पता है तो सही हो जाएगा। 1781 में करता है, 1782 1780 में नहीं। वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग फेंस या घेरे की नीति को प्रतिपादित किया। मैंने आपको बताया ना कि बफर राज्य के रूप में यूज कर रहा था अपना बंगाल राज्य बचाने के लिए। तो यही था, अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसे रिंग बना लेना, क्षेत्र बना लेना, ताकि बंगाल का साम्राज्य कंपनी के शासन का केंद्र सुरक्षित रहे। कैसे? बाहरी आक्रमणों से। तो यही सुरक्षा की नीति या रिंग फेंस या घेरे की नीति है। रिंग फेंस की नीति अपने क्षेत्र को बाहरी आक्रमणों से बचाने की नीति है। करना क्या था? बाहर अपने पड़ोसी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करना, उनसे सुमधुर या कोई भी संधियाँ कर लेना, और जब भी कोई बाहर आक्रमण होगा तो ये पड़ोसी राज्यों पे होगा, तब तक हम चौकन्ना हो जाएंगे। वारेन हेस्टिंग के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने कलकत्ता में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। किसने? जोनाथन डंकन ने 1782 बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग के समय अंग्रेजों द्वारा निर्मित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन शामिल थे? याद रखिएगा, इसमें हेस्टिंग शामिल था, प्रथम काउंसलर क्लेवरिंग शामिल था, मॉनसन शामिल था, इसका नाम है मॉनसन, और एक था फ्रांसिस और चौथा था बोरवेल। 4 लोग थे। कौन कौन थे? 4 लोग में एक हेस्टिंग था, दूसरा कौन था?
क्लेवरिंग, तीसरा कौन था, मॉनसन, और चौथा कौन था, 1 2 3 4 नहीं 5 थे, सॉरी 5 थे इसमें कुल, गवर्नर जनरल को लेके, हेस्टिंग को लेके फ्रांसिस और बोरवेल। हंटर के शब्दों में, इसमें याद रखिएगा 5 लोग थे हेस्टिंग को लेके, हेस्टिंग को छोड़ के 4 थे। हेस्टिंग था, क्लेवरिंग था, मॉनसन था, फ्रांसिस और बोरवेल। हंटर के शब्दों में हेस्टिंग ने असैनिक शासन की नींव डाली, नींव नहीं नींव है, डाली, जिस पर कार्नवालिस ने भवन निर्माण। हंटर कहना यह चाहता है कि आप आलोचनात्मक मूल्यांकन में लिख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापकों के या हेस्टिंग का योगदान, तो उसमें लिख सकते हैं कि हंटर के शब्दों में कि हेस्टिंग ने असैनिक शासन की नींव डाली, जिस पर कार्नवालिस ने भवन निर्माण किया। मतलब इसने ज़मीन तैयार की, आधारशिला, और जिस पे ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य स्थापित किया या विस्तार किसने, कार्नवालिस ने। इस तरह साथियों हम 2 गवर्नर के संबंध में पढ़े हैं, एक गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, बंगाल का। और भारत में बंगाल में प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। अगली क्लास में हम इसके आगे के गवर्नर जनरलों के बारे में एक विस्तृत कक्षा क्लास आपको देंगे। जब गवर्नर जनरल समाप्त हो जाएंगे या वायसराय 1947 तक जो भी थे, उसके पश्चात हम इनका ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, भू राजस्व पद्धति और तमाम ऐसे प्रश्न पढ़ते हुए फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन, कृषक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, तमाम चीज़ें, प्रेस की भूमिका को पढ़ेंगे। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। जय हिंद साथियों।